रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द इनिशिएटर्स के नाम से जो इनका प्लेटफॉर्म है, इसमें वो उन लोगों को लेकर के आते हैं जो मैंने अभी तक देखा कि जो अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशन में, कोई हेल्थ में, कोई साइंस में, कोई रिसर्च में, कोई यूट्यूब पर, कोई और किसी प्लेटफॉर्म पर। तो ये बड़ी मेहनत करते हैं उन लोगों को कन्वे करना, उनको लाना, उनके साथ लगातार कांटेक्ट में रहना, उनको कोऑर्डिनेट करना और फिर उनको इतनी देर तक बांध के रखना, उनसे सवाल जवाब करने जी। और ऑनलाइन, क्योंकि अभी कनाडा में भी है और वर्ल्ड वाइड ये लोगों को लाते रहते हैं वैश्विक स्तर पे। तो आप सभी इनको जी जान से सपोर्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, चैनल को हो सकता है जितना सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि जो हेल्दी डिस्कशन ये अच्छे अच्छे लोगों के साथ ला रहे हैं, उससे आपको भी उनकी लाइफ स्टोरी से कुछ फायदा हो सके। तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम मौजूद हैं दी इनिशिएटर के प्लेटफॉर्म पर, जो आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं रुद्राक्ष दवे के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए, देखते रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हम दोनों के इस कन्वर्सेशन में निकल के आने वाली हैं। वाह गौतम भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और हम लोगों ने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तो इसलिए कि आपने ऐसे आपके टोन में हमें इंट्रोड्यूस किया है इस पॉडकास्ट को। तो नहीं, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट दी इनिशिएटिव्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म का कि जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत खुश हूँ आज आपके साथ बात करने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है। जी। तो यस, मैं जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ वैसे ही स्टार्ट करेंगे, पर मैं मेरे ऑडियंस को बता दूँ कि हमारे जो वुमेंस डे स्पेशल हुआ था, उसमें जो अनुपमा जी आए थे, वो 33rd पॉडकास्ट में आने वाले थे, पर उनका थोड़ा डिले हो गया है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। और आज हमारे साथ गौतम खट्टर, जो है जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर, वो ज्वाइन हो चुके हैं हमारे 33rd पॉडकास्ट में। सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट आज ये पॉडकास्ट देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सारे लोगों ने इनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे और इनको वीडियोस को बहुत ही वो हम बोल सकते हैं कि प्रोत्साहन दिया है। तो यस, लेट्स बिगिन आवर 33rd पॉडकास्ट विद गौतम खट्टर, जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर। यस, सो लेट्स बिगिन दी फर्स्ट सेगमेंट, लाइफ स्टोरी। तो लाइफ स्टोरी, जैसे कि आप बहुत सारे साधुओं संतों की हरिद्वार में लाइफ स्टोरी कवर कर रहे हैं अभी, और आज जो ये पॉडकास्ट है वो ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कहलाया जाएगा कि इंटरव्यू ऑफ इंटरव्यूअर, हम्म। कि आप सभी के इंटरव्यू लेते हैं, जर्नलिस्ट है उसमें भी आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों के। पर आज ये मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट बोल सकते हैं इनिशिएटिव्स का, कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया आपको? देखिए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की अगर आप आइडिया की बात करेंगे तो कोई ऐसा विशेष आइडिया नहीं था। 2017 में गांधी जी की जयंती थी। हम्म। 2 अक्टूबर का वो दिन था और उससे एक दिन पहले मैंने गांधी जी की विचारधारा को लेकर, गांधी जी की उस आइडियोलॉजी को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था हम्म। और उसको मैंने फेसबुक वगैरह पे डाला और एक दो प्लेटफॉर्म्स पे और डाला। तो मैंने कहा यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस पर भी मैं इसको इस्तेमाल। और 2017 में मुझे याद है कि मैं 12th मैंने पास जस्ट किया ही था, या मैं शायद एग्जाम दे रहा था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो उस दौरान गांधी जी का वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया ऐसे ही सामने, ऐसे कैमरा, मोबाइल हाथ से पकड़ के, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मैंने हाथ में पकड़ के उसको रिकॉर्ड किया और फिर मैंने उसको यूट्यूब पर डाल दिया। ऐसी मस्ती मस्ती में, बिना, विदाउट एनी प्लानिंग, किसी प्लानिंग के बिना, किसी योजनाबद्ध
एक स्क्रिप्ट के बिना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और डाल दिया और वहां से यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर लिया। और उस समय क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैंने ग्रेजुएशन में क्या करना है, आगे मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या लेना है, वो सारी चीजें मैंने सोची नहीं थी। तो कोई ऐसा मतलब माइंड में कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। वो एक यूं कह लीजिए एक कोइंसिडेंस कह लीजिए, या अचानक से सडनली कोई चीज घटित हुई, हमने डाल दिया। वो थोड़ा सा हजार, क्योंकि अब आप देखते हैं कि आजकल जो कंपटीशन है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम्म। क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, कंटेंट बहुत वाइड हो गया है। अगर आज ही कुंभ की बात करें, मैं कुंभ की कवरेज कर रहा हूँ, तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ अनेक दसियों यूट्यूबर्स हैं जो इस पूरे कुंभ को कवर कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस हम्म। दौरान मैंने वीडियो डाला और वो 1000 1200 चले जाना, पहला वीडियो, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं, कोई चैनल नहीं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे वीडियोस हम डाल सकते हैं, तो बस वहीं से फिर एक मैंने नाम दे दिया चैनल को, स्टार्ट कर दिया। और कुछ ऐसा मतलब विशेष योजना नहीं थी, जैसे आपने कहा कि कैसे माइंड में आया, कोई बहुत ज्यादा मतलब प्लानिंग नहीं थी, वो ऐसे हम्म। ही स्टार्ट किया, वो चल गया। तो मैंने कहा चलो, अगर लोग थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। मैं फिर करने लगा थोड़ा थोड़ा करके, बस ऐसे ही यूट्यूब स्टार्ट हो गया। यही स्टार्टिंग की तो यही कहानी है। सो हम एक्सीडेंटल यूट्यूबर भी कह सकते हैं आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो ये कंटेंट मतलब आपने जैसे बोला कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स है और कंपटीशन भी है अभी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे। तो एक जब आपने पूरी चैनल स्टार्ट की, आपको जब आपने जैसे बोला कि एक नाम दे दिया यूट्यूब को और चैनल, वो कंटेंट आपको पसंद आने लगा कि लोगों को ये पसंद आ रहा है तो मैं ऐसा ही कंटेंट रखूंगा। तो जी। आगे की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी कि आगे जो वीडियोस आप डालेंगे वो कैसे रहेंगे? वो मतलब ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते कभी, कंटेंट क्रिएटर्स बीइंग अ क्रिएटर, बट वो थोड़ा ब्रीफ आइडिया न्यू अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि उस दौरान मैंने क्या सोचा हम्म। एक वीडियो को अपलोड करने के बाद, तो मैं जरूर बताऊंगा कि उस दौरान मेरे दिमाग में ये था कि जो सोसाइटी में अलग अलग चीजों को लेकर के कंफ्यूजन्स हैं, हम्म। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है जी। अलग अलग चीजों को लेकर। अगर आप एक उदाहरण लें, तो गांधी जी को लेकर के बहुत ज्यादा फेक न्यूज है कि हम्म। गांधी जी ने ही अगर गांधी जी चाहते अगर, तो भगत सिंह को फांसी ना होती, इस तरीके के। हम्म। और भी मतलब ऐसे जो एक आइकन होते हैं, जो समाज के जो एक आदर्श होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको लेकर के सोसाइटी में अलग अलग किस्म की फेक न्यूज है, होता है ना। और आज भी अगर वर्तमान में देखें, तो सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत सारी फेक न्यूज सर्कुलेट होती है हमारे साहित्य को लेकर के, जो हमारा लिटरेचर है उसको हम्म। लेकर के, क्योंकि आजकल लिटरेचर कोई पढ़ता नहीं है। तो पढ़ता नहीं है, तो अगर व्हाट्सएप पे 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का एक पैराग्राफ का मैसेज सर्कुलेट हुआ, तो जी। वही पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट हो जाता है। कोई पढ़ता नहीं है किताबों को जाकर के, बस उसी को सच मान लिया जाता है। तो हम्म। मैंने ये सोचा था उसके बाद कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करूं कि जिसमें हमारे रिलीजन को लेकर के, कि रियलिटी में रिलीजन क्या है, सेक्युलरिज्म को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है। तो उस समय हम्म। मेरे मन में ये विचार था कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, या जो लोगों के मन में कंफ्यूजन्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के, उस पे मैं वीडियो बनाना चाहता था। हम्म। मेरा मेन उद्देश्य उस समय ये था। लेकिन अब क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मुझे सफलता नहीं मिली, तो फिर मैंने उसको स्किप करके मैंने इंटरव्यू पार्ट को अडॉप्ट किया। मैंने कहा कि क्योंकि उस दौरान मैं वो भी एक्सीडेंटली उस कंटेंट को क्रिएट करते करते मैंने एक दो इंटरव्यूज किए कुछ लोगों के। तो मैंने ओके। देखा कि वो जो कंटेंट मैं पहले डाल रहा था इंटरव्यूज वाला, मतलब अनएक्सपेक्टिंग उतना मुझे बिलीव नहीं था कि इतना चल जाएगा। तो वो हम्म। ज्यादा चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इंटरव्यूज ऑडियंस ज्यादा पसंद कर रही है। तो फिर मैंने फिर उसको शिफ्ट किया, मैंने कहा इंटरव्यू ही करेंगे। तो
ऐसा मैंने सोचा था, जो सोचा वो हुआ नहीं और जो नहीं सोचा वो हो गया। ये हाँ, इतनी होता है बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा ही होता है। यस, तो ये तो यूट्यूब की बात है, हम लोग यूट्यूब पे और भी आगे बातें करेंगे, अभी तो चल रहा है लाइव स्टोरी। तो ये भी एक जी। लाइव स्टोरी का पार्ट था, पर हम शुरुआत से आपकी लाइव स्टोरी जानेंगे, क्योंकि इनिशिएटर्स का है ही ऐसा पूरा सेगमेंट कि लाइव स्टोरी अगर आई कोई गेस्ट की तो उन लोगों को तो पहले से ही बताना पड़ता है। तो जी। चाइल्डहुड कैसा था आपका? मेरा बचपना तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं था, लेकिन हम्म। ये उतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत याद है कि बचपन में मैं थोड़ा-सा, मेरी शुरू से इच्छा थी, मैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव था। हम्म। जैसे पब्लिक स्पीकिंग होती थी उस दौरान मुझे याद है, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हम्म। आए दिन कथा वगैरह चलती रहती हैं, अलग-अलग साधु संत आते रहते हैं, बड़े-बड़े टेंट्स लगते रहते हैं, पंडाल होते रहते हैं, साधु संत वक्तव्य व्याख्यान देते रहते हैं, स्पीचेस देते रहते हैं। तो उस दौरान मेरे को याद है कि जब मैं देखता था कि कोई भाषण दे रहा है या कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, तो बहुत छोटे में, मतलब मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन मैं उसको बड़े ध्यान से सुनता था हम्म। और उसको सुनने के बाद मैं सीरियसली, मैं आपको बताऊँ कि वो मेरे मन में पूरा जो पिक्चर लाइव चल रही है, उसके वहाँ से हटने के बाद मेरे माइंड में वो पिक्चर चलती रहती थी कि जैसे मैं ही कहीं पब्लिक में खड़े होकर के स्पीच दे रहा हूँ या मैं लोगों को हम्म। एड्रेस कर रहा हूँ, मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे बचपने में रहती थी। वो चीज़ मुझे आज भी याद है और ये शुरू से अब तक भी मेरे साथ होता है। और अब तो मैं पब्लिक स्पीकिंग करता भी हूँ, मैं अलग-अलग जगह पे जाता भी हूँ, एड्रेस भी करता हूँ, बड़े-बड़े स्टेजेस में मैं गया भी हूँ और अभी भी जा रहा हूँ। अभी भी वो सफ़र जारी है। तो हम्म। उस समय नहीं मालूम था कि भविष्य में ऐसा होगा। वो हम्म। मेरा बचपन का ऐसा पार्ट है जो मुझे आज तक याद है और कई सारी शरारतें होती हैं, तो छोटी-मोटी बचपने में शरारत हम लोग करते रहते हैं और पढ़ने में मैं स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन बाद में 7th-8th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे मैं स्टडीज़ में और उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा, हम्म। एक तरीके से यूँ कह लीजिए, सीरियस या गंभीर मैं हो गया। तो यही चाइल्डहुड ऐसा है जो बचपना मुझे इतना ही भर याद है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद है नहीं कि क्या रहा होगा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तो पढ़ाई करने के बाद ये तो आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला और आप एक्सीडेंटल यूट्यूबर बन गए। जी। पर उसके पहले आपका विज़न क्या था? आपको क्या बनना था? हाँ, अब ये सवाल तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टिपिकल होगा, हुँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से ही मैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि मेरी हुँ। बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं लोगों के साथ मिलूँ, इंटरैक्ट करूँ, सोशली मैं एक्टिव रहूँ और मैं अभी भी रहता हूँ। अब थोड़ा-सा, क्योंकि जब से यूट्यूब मेरा हाइलाइट ज़्यादा हुआ है और हुँ। मैं आपको बता दूँ कि ये 1 महीने का ही ऐसा अंतराल हुआ है 3-4 मार्च के बाद। 26 मार्च को 26 फ़ेब को मैंने एक वीडियो डाला था। हुँ। उसके बाद से ही ये ग्रो, आपको मैं बताऊँ 26 फ़ेब के पहले चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं था। ओह! चैनल मोनेटाइज भी नहीं था। 1700 सब्सक्राइबर थे सिर्फ 26 मार्च तक और 26 फ़ेब तक फ़रवरी और को, हाँ। आज आज 1 अप्रैल है, आज 85,000 सब्सक्राइबर हैं। तो बहुत जल्दी से ये चैनल ग्रो किया है। मुझे मुझे भी हुँ। पता नहीं चला कि एकदम क्या हुआ, लोगों को कैसे इंटरव्यूज़ पसंद आने लगे, क्योंकि उससे पहले मैं इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था। हुँ। अब जब 1-2 वीडियोज़ ऐसी चली तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आप थोड़ा-सा हुँ। एक्टिव हो जाइए इसमें, ये आपका ये कंटेंट चलेगा और आपको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं और दूर-दूर तक आपका कंटेंट देखा जा रहा है। तो मैंने उस बात को सीरियसली लिया। आपने कहा कि क्या इच्छा थी? इच्छा मेरी अभी भी वही है। ये यूट्यूब, आपने एक वर्ड दे दिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक्सीडेंटल यूट्यूबर। तो हुँ। ये अभी भी एक्सीडेंटल यूट्यूबर ही है और आगे भी ये एक्सीडेंटल यूट्यूबर ही रहने वाला है। मेरा जो मेन गोल है, मैं हुँ। पॉलिटिकली कुछ करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पब्लिक स्पीकिंग में मेरे को बहुत मज़ा आता है।
जितनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा भीड़ होती है लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता है, हुँ, जितनी ज्यादा भीड़ को मैं फेस करता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये मेरे जिंदगी का अनुभव है, और अभी मैंने बड़े से बड़ा स्टेज साझा किया है, बड़े से बड़े स्टेज पे मैं बोला हूँ। तो मेरा फोकस अभी भी वही है कि मुझे पॉलिटिकली कुछ करना है। वॉव! वो विज़न तो हम लास्ट में देखेंगे, पर जी, उससे पहले और एक क्वेश्चन कि ये आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था आपका, वो आपने पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में बाद में सीरियस हुए, पॉलिटिक्स में जाना था, एक्सीडेंटल यूट्यूबर बने। उसके बाद 1 मिनट, मैं आपको एक्सीडेंटल यूट्यूबर बोलूँ तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना प्रॉब्लम या कुछ? नहीं, 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 आप कह ओके। सकते जी, हैं। तो आप ऐसे यूट्यूबर बने और उसके बाद पेरेंट्स का क्या वो रिएक्शन था आपका? रिएक्शन मेरे परिवार वालों का अ, इसमें मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, बहुत सामान्य परिवार है। हुँ, अ, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, और बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, और मेरी मदर टीचर हैं। तो परिवार का मुझे सपोर्ट रहा है। आप देखते होंगे कि आज भी 21वीं सदी जो मॉडर्न एरा कहा जाता है, ये आधुनिक युग है, इसमें भी बहुत से ऐसे, क्योंकि मैंने इसको करीब से देखा है। मेरे साथ के बच्चे या मेरे साथ के मेरे कलीग्स, क्लासमेट्स, हुँ, उनके पेरेंट्स रोकते थे कि 6 बज गए, बाहर नहीं जाना, या जहाँ जा रहे हो बताओ कितने बजे आना है। मतलब एक एक वो फाउंडेशन थी कि इतने बजे से हुँ, इतने बजे तक ही उनका चलेगा, उससे लेट नहीं आना, 10 फोन आ जाने। तो मेरे परिवार वालों का इस मामले में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, और आज भी जब मैं कर रहा हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को मैं कब घर आऊंगा, ये ना मैं जानता हूँ, ना मेरे मेरे परिवार का कोई आदमी या मेरे परिवार का कोई सदस्य, मेरे फैमिली का कोई मेंबर जानता है। हाँ, लेट हो गया तो फोन जरूर आ जाता है, लेकिन हाँ, उनको पता है कि ये कुछ कर रहा है तो ये कुछ हुँ, गलत नहीं करेगा। और जी, मैं भी, क्योंकि एक होता है ना विश्वास में हुँ, लेना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के डरते हैं, कहीं ना कहीं उनके और उनके बच्चों के बीच में कॉन्फिडेंस का कहीं न कहीं लैक होता है, कि उनको हुँ, शक होता है कि ये कहीं कुछ गलत काम ना करे। ये कहीं वहाँ जी, जाकर कहीं गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाए। तो कहीं हुँ, न कहीं उनका आपस में, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने भी उनको विश्वास में लिया हुआ है और वो भी मेरे पे विश्वास करते हैं। तो मैं घूमता हूँ, दूर-दूर भी जाता हूँ, मैं पहाड़ों में भी जाता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं 7 दिन के ट्रिप पे पहाड़ों में गया था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। तो फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। मैं हुँ, आजकल थोड़ा पॉलिटिकली और सोशली ज़्यादा नहीं जा पा रहा हूँ अलग-अलग इवेंट्स में, क्योंकि मैं इस तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे समय नहीं मिलता। जब मैं वो काम करता था, जब मैं सोशली एक्टिव रहता था, पढ़ता भी था, तब भी घरवाले रोकते नहीं थे कि हुँ, तुम ये करो या वो मत करो। तो मुझे इस क्षेत्र में, इस फील्ड में फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। घरवाले ब और क्योंकि कोई भी काम फैमिली सपोर्ट के बिना आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। अगर आपका यस, परिवार आपके साथ नहीं है और आपको किसी अच्छे, मतलब जानी-मानी पार्टी ने भी अगर आपको टिकट दे दिया कि आप एमएलए का चुनाव लड़ो, पूरी हुँ, पार्टी आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन यदि आपके साथ आपका परिवार नहीं है, तो आप उस इलेक्शन को फेस नहीं कर सकते। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ। यस, हाँ, अगर कॉलेज का भी इलेक्शन है और पूरा कॉलेज एक तरफ आपके साथ है, सारा स्टूडेंट यूनियन आपके साथ है, आपके प्रोफेसर्स आपके साथ हैं, लेकिन आपके परिवार के, आपके माता-पिता आपके साथ आपके खेमे में नहीं खड़े हैं, तो यकीन मानिए कि आप हार जाओगे। हुँ, क्यों? क्योंकि पारिवारिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने परिवार का क्वेश्चन किया, तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। जी, जी, जी। यस, तो नहीं, फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं क्योंकि आपने दे दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो अब वापिस से हम आ जाते हैं हमारी जो कंटिन्यू लाइफ़ स्टोरी जो हम की थी हमने स्टार्टिंग में यूट्यूब जर्नी आपकी, तो उसके जी। ऊपर। क्योंकि अभी जैसे कि बहुत ही सारे वीडियोज़ हम ट्रेंडिंग में भी मैं ऐसे जाता हूँ,
तो ट्रेंडिंग में भी बहुत ही, चलिए हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि फर्स्ट टॉप 5 में आ गए, पर नीचे-नीचे तो आता ही है गौतम खट्टर के ट्रेंडिंग वीडियोज़। तो योर चैनल इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ, और बहुत ही सारे यंगस्टर्स से लेकर मैं मानता हूँ कि आपने साधु संतों के इंटरव्यू किए। तो जो सीनियर सिटीज़न्स है, जो अभी बहुत ही छोटे बच्चे भी हैं, वो सभी लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो ये ऐसा तो क्या है इन लोगों में कि इन्होंने इंटरव्यू लिया उनका। और हुँ। एक ऐसा एक क्वेश्चन कि यूट्यूब के लिए नहीं, आपके आपके खुद के लिए नहीं, पर जब आप साधु संतों की इंटरव्यू लेते हैं, तब आपके अंदर कैसी फीलिंग होती है? देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है, मैं आपको हुँ, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बता देना चाहता हूँ, हुँ, क्योंकि मेरा जो धार्मिक तौर पर मानना है, मैं ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड इन चीज़ों को बिल्कुल महत्व नहीं देता हूँ और इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ढोंग, आडंबर, पाखंड में मत फँसिए, हुँ, अंधविश्वास में मत फँसिए। आज क्या हो रहा है? आज बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, एक नौजवान 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, पूरे साल मेहनत करेगा, लेकिन उसको अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है। हुँ, वो जाएगा मंदिर में मत्था टेकेगा, हनुमान चालीसा करेगा और किसी एग्ज़ामिनेशन की सुबह वो अगर भूल गया, तो पूरे एग्ज़ाम के दौरान उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न चलता है कि अरे आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया या आज मंदिर नहीं गया मत्था हुँ, टेकने, तो पता नहीं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ये क्या है? ये एक अंधविश्वास है, उसे अपने जी। पूरे साल की मेहनत पर विश्वास नहीं है। वो ये सोच रहा है पूरे एग्ज़ामिनेशन में बैठ के कि आज मैं वहाँ नहीं गया या आज मैं गुरुजी के पास नहीं गया या आज मैं फलाने उस व्यक्ति के पास नहीं गया, आज मैं फलाने महाराज जी, साधु, संत, महात्मा के पास नहीं गया, पता नहीं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। उस मंदिर हुँ, में नहीं गया, पास हो पाऊँगा, ये अंधविश्वास है। और साधु संतों में मैं आपको रियलिटी बताऊँ, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, 90% उसमें व्यापार है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें एक तरीके से कहा जाए धर्म का धंधा है। हुँ, हुँ, जो वास्तविकता है, जो वास्तव में धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं या जो वास्तविक रूप में रिलीजन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो रियल साधु हैं, वो जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10%। तो ओ ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं दर्शकों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी लगातार डिमांड रहती है कि कुंभ 12 साल में 1 बार आता है। हुँ, आप साधुओं से जो संवाद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये हमको दिखाते रहिए। तो ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं ये वो उन तो लोगों की इच्छा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, इस दौरान मुझे बहुत से ऐसे साधु मिले जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस काम को करता हूँ। हुँ, मैं ना तो बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाता हूँ उस साधु के प्रति, ना मैं घृणा का भाव रखता हूँ या मैं उसका भाव रखता हूँ कि अरे ये तो ढोंगी है या ये अंधविश्वासी है। मैं चीज़ों को परखने की कोशिश करता हूँ और लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ कि आप फैसला कीजिए कि ये वाला साधु असली है या ये भी हुँ, आडंबर कर रहा है। येस। मैं इतना बस करता हूँ। मैं आपने पूछा ना कि आपके अंदर क्या फीलिंग रहती है, तो मेरे हुँ, अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती और जर्नलिस्ट या एक पत्रकार एक पत्रकारिता में काम करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा जो धर्म है, जो हुँ, कर्तव्य है, वो यही है कि वो निष्पक्ष रहे। ये वो उस समय ना हिंदू है, ना मैं उस समय हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। हुँ, जो मुसलमान हूँ तो मैं उनकी अपमान कर दूँगा या मैं हिंदू हूँ तो बिल्कुल उनको बड़ाई कर दूँगा। मैं उस समय निष्पक्ष रहता हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ, ऐसी मेरे अंदर कोई ख़ास फीलिंग नहीं रहती। बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि लोग जो दूर से बैठ रहे हैं क्योंकि इस समय एक चुनौती और है कोरोना की। येस। कोरोना महामारी की चुनौती है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, उनकी इच्छा है देखने की 12 साल में 1 बार पर्व आता है। तो हुँ, मैं न्यूट्रल होके दिखाता हूँ कि आप फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत। जी, जी, जी। तो जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे साधु संत पैसों के लिए करते हैं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा वैसा, थोड़ा कुछ ऐसा होता है उसके लिए करते हैं, तो वो क्यों, पर मतलब मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करता है? वो अगर साधु है, उन लोगों ने ऐसे साधु वाला जीवन चूज़ किया ही है अपनी लाइफ के थोड़े पार्ट के लिए या फिर पूरी लाइफ के लिए, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
आज जो साधु का अर्थ रह गया है वो नहीं रह गया है जो आज से 50 साल पहले था। हम्म जो विचार आज से 5 दशक पहले थे वो अब नहीं है। अब हम्म साधु का बस इतना मतलब है कि आपने भगवा पहन रखा है, आपने नीचे धोती पहन रखी है, ऊपर कपड़ा लपेट रखा है, या आप बिल्कुल ही निर्वस्त्र हैं और सफेद भस्मी लगा करके बैठे हैं, तो आपको साधु कह दिया जाएगा। अब साधु वाकई में संत है या नहीं, संत की क्या परिभाषा है? जिसने समाज के उत्थान के लिए अपना अंत कर लिया। अब हम्म संत की ये परिभाषा खत्म हो गई है। अब कोई समाज के लिए अपना अंत नहीं करता। एक बाबा, हम लोग छोटे घर में रहते हैं, हम आप लोगों का हम लोगों का एक दायरा है। हम लोग हम्म, 100 बीघा में, 50 बीघा में, 1000 बीघा में, इससे ज्यादा नहीं। जी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम 1000 बीघा से निकल करके 1000 बीघा से निकल करके 1 लाख बीघा में फैल गए। हम्म आप छोटा मकान छोड़ के बड़े मकान में आपने बहुत बड़ा आश्रम बना लिया। और एक बड़ा आश्रम आपका एक जगह नहीं है, आपका एक आश्रम हरिद्वार में भी है, आपका एक आश्रम वृंदावन में भी है, आपका एक आश्रम उज्जैन में भी है, आपका एक आश्रम बद्रीनाथ में भी है, आपका एक आश्रम केदारनाथ में भी है, आपका एक आश्रम गुजरात में भी है। अब आप जी। साधना करेंगे, ईश्वर का ध्यान लगाएंगे कि उन आश्रमों की मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि उसके हम्म मठाधीश तो आप ही हैं, उसके जी। सर्वे सर्वा तो आप ही हैं, तो आप एक ही काम कर सकते हैं। जब आपके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतनी ज्यादा वर्क टेंशन होगा, उतना ज्यादा टेंशन होगा। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, लोग सोचते होंगे बहुत सुकून से रहते होंगे, हम्म लेकिन नहीं। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी तो है उनको। तो जी। साधु किस लिए बना जाता है? समाज के लिए अपना अंत कर देना। लेकिन अब संत नहीं रह गए, अब महंत हो गए। अब जो अपनी महानता का अंत कर ले वो महंत हो गया, तो अब महंत बनते हैं, अब हाँ। संत नहीं बनते। अब संत नहीं जी। बनते। अब व्यापार से जोड़ दिया गया है। भाई भतीजावाद सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, भाई हम्म भतीजावाद साधु समाज में भी है। मेरे 4 आश्रम है, मैं क्यों किसी दूसरे व्यक्ति को दूंगा? मैं अपने भतीजे को ही बोलूंगा कि भाई तू हम्म, भगवा पहन ले और ये 4 आश्रम तू संभाल। मैं जी। अपने भाई के लड़के को बोलूंगा, मैं अपने मौसा के लड़के को बोलूंगा। जो भी परिवार में से कोई राजी हो गया कि हाँ शादी नहीं करनी, अपना करो। पर्दे के पीछे सारा काम चलता है। जी। लेकिन सोसाइटी में बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाता है, इससे धर्म कितना ज्यादा बदनाम हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, आसाराम, जी। राम रहीम, रामपाल, ये ऐसे उदाहरण है। और हम्म ये हिंदू कल्चर में ही नहीं है, ये सब जगह ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक संत तो अभी नहीं रह गई, जैसे आपने बोला कि संत नहीं है, महंत है। और नहीं, 10% है, हाँ, टेन टेन परसेंट है। परसेंट वो तो आपने बोला, स्टार्टिंग में ही बोला कि 10% तो बहुत बहुत ही अच्छे हैं। और ओरिजिनल साधु जो हम कह सकते हैं, ऑनेस्ट साधु, वो सब जी, सब है। वो अ, पोस्टर पोस्टर साधु नहीं है, वो पोस्टर पे आपको नजर नहीं हाँ आएंगे। हाँ। वो आपको जंगलों में कहीं तपस्या करते दिखेंगे। जी, मतलब, और जैसे कि सिंपल वर्ड्स में आपने बोला, तो वैसे सिंपल वर्ड्स में हम महंत के लिए बोले तो वो पोस्टर के लिए कि ये 350 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा, 400 रुपये में ये काम हो जाएगा। और अगर हाँ, आश्रम में रहना है तो 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, वैसे। ये दुकानदारी तो है। हम्म आप में उ, उस संत में जो कह रहा है कि आप 300 रुपए दो आपका ये काम हो जाएगा, 400 दो ये हो जाएगा। और एक दुकानदार जो कह रहा है 50 रुपए लीटर दूध दो और 1 लीटर दूध ले लो, 250 रुपए दो और 1 किलो पनीर ले लो, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? जी। ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन और यू आर ऑल्सो ए बिजनेसमैन। हम्म देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए बिजनेसमैन एंड साधु। जी अब वो जी अंतर जी। खत्म हो गया। हाँ। और ये अभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को बोल दूं कि इनिशिएटर्स किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, वी आर ऑल्सो न्यूट्रल। और डोंट फील ऑफेंडेड, और डोंट फील ऐसा कि ये एक ही चीज़ को बार बार हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, और हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट है, दिस इज द टॉक्स, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ करंट टॉपिक और करंट सिनेरियो। Yes, so let's move towards our second segment, that is moments. तो ये मूवमेंट्स में तीन टाइप्स की मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं हम, कि फर्स्ट योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ,
सेकंड सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड थर्ड योर बिगेस्ट इनिशिएटिव। तो सबसे खुशी कब मिलती है आपको, सबसे ज्यादा खुशी, या सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था आपका? अब आप एक दिन पूछेंगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैं नहीं, आप एक दिन आपको। कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हम्म। अगर हाल फिलहाल में पूछे तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत से ऐसे दिन आए हैं जो मुझे बहुत खुशी अंदर से मिली। हाल फिलहाल में अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अभी जब YouTube मैंने देखा एकदम से ग्रो हो गया। मतलब आप किनारे पर बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चला कि आपको राष्ट्रपति बना दिया गया। हाँ ऐसा हाँ हुआ। हाँ। हम्म। महामहिम जो अभी राष्ट्रपति जी हैं वर्तमान में भारत के, जी। माननीय रामनाथ कोविंद कोई जी, नहीं। हम्म। वो तो बिहार के गवर्नर थे मात्र। जी। उनको एकदम से पता चला कि आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो हम्म। क्या फीलिंग होगी। तो ऐसी ही कुछ हल्की फुल्की फीलिंग मुझे हुई जब एकदम से मैंने देखा कि ये क्या हो गया। जहां व्यूज नहीं आ रहे थे वहां एकदम 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। दुनिया भर में वो वीडियोस देखने लगी और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि हमने आपका वीडियो नहीं देखा, आपका वीडियो हमारे फादर के एक फ्रेंड ने इंग्लैंड से हमारे फादर को भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रीच कितनी है। जब लोग हम्म। एकदम इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगे अपने बंगलों में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मेरा वीडियो चला करके और उसकी ओह। वीडियोग्राफी बना करके मुझे भेजें, तो मेरे को एकदम से शॉक लगेगा, सरप्राइजिंग फील होगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो जो एग्जाम जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये ऐसा। जी। हम्म। तो ऐसा मुझे फील हुआ। और बाकी तो मैं हमेशा थोड़ा सा न्यूट्रल रहने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, और कुछ चीजें गलत हो जाती हैं तो उनको लेकर के बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि यही जीवन का जो है एक तरीके से सच है। आप देखते होंगे जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, तो हम्म। जब वो सिक्स मारते थे तब भी बहुत ज्यादा नाचने नहीं लगते थे। आज बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो एकदम सिक्स मार के या शतक करके अर्धशतक करके नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो सचिन तेंदुलकर सिक्स लग गया तो भी एकदम समता का भाव, एकदम जी। न्यूट्रल। और अगर आउट हो गए तो भी मुस्कुराते हुए बाहर चले जाना फील्ड से। तो अगर आपको खुशी खुशी जीना है तो न्यूट्रल रहिए, बहुत ज्यादा हतोत्साहित किसी चीज को लेकर के होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जिंदगी है और दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये हम्म। जिंदगी के कुछ अंग है, ये आते जाते रहते हैं, ये हमेशा एक से नहीं रहते। जी। और जैसे कि हमारी पहले बातें चल रही थी, उसके ऊपर से एक सिचुएशन कि इन केस आपको अचानक से प्रेसिडेंटशिप मिल जाए, प्रेसिडेंट बन जाए या पीएम बन जाए आप, तो दिस इज जस्ट अ सिचुएशन कि जी जी। प्रेसिडेंट, या देखिए मुस्कुराहट आ गई। तो जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाए आप, तो क्या क्या चेंजेस क्या करना चाहेंगे आप हमारे देश में? देखिए, मुस्कुराहट तो लाजमी है आना। आपने बिल्कुल। यहाँ बिठा के इतना बड़ा मुझे सपना दिखा दिया। लेकिन हम्म। सवाल आपका बहुत जायज है और बहुत महत्वपूर्ण है। चेंजेस की अगर आप बात करें तो सबसे पहला चेंज मैं करूंगा एजुकेशन पे। हम्म। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल करके हम पूरे देश को परिवर्तित कर सकते हैं। आप जी। बड़े बड़े ओवर ब्रिज मत बनाइए, आप बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मत बनाइए, बहुत बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सुविधाजनक बंगले मत बनाइए, उनके सरकारी आवास मत बनाइए। आप अगर एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बना देते हैं तो वो ओवर ब्रिज खुद बना लेगा, वो बड़े बड़े बंगले खुद बना लेगा, वो बड़े बड़े प्रशासनिक भवन खुद बना लेगा। आपको क्या करना है, एक शिक्षित व्यक्ति तैयार करना है। सबसे पहला मैं काम करूंगा कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके लिए प्रावधान कि इन सभी के बच्चे हम्म। प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में लेंगे। ओके। क्योंकि इन्हीं के यही लोग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और इन्हीं के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। हम्म। इन्होंने बनाए लो क्लास थर्ड क्लास प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल्स, जिसमें कोई पढ़ने जाने वाला नहीं है, उसमें जाएगा गरीब का बच्चा।
उसमें जाएगा रेड़े वाले का बच्चा, उसमें जाएगा मोची का बच्चा, उसमें जाएगा नाई का बच्चा, उसमें जाएगा एक फल वाले सब्जी वाले फेरी वाले का बच्चा। और इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? न्यूयॉर्क में, इनके बच्चे जाएंगे चाइना में, इनके बच्चे जाएंगे जापान में, इनके बच्चे जाएंगे अलग अलग देशों में, बड़े बड़े कंट्री में। और वहां इन्होंने किसको पढ़ने के लिए रखा है? गरीबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे और आपके बच्चे जाएंगे बाहर। तो सबसे पहले इनके बच्चों को वहां भेजो, क्योंकि उस खराब शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार ये लोग हैं। जिस दिन इनके बच्चों के लिए बाध्यता हो जाएगी, अपने आप ये लोग उस स्कूल को बढ़िया कर देंगे। इस देश के अंदर आज एजुकेशन भी व्यापार बन गया है। आप दिल्ली में चले जाइए, मुखर्जी नगर में, आप चौक पर खड़े होकर के देखेंगे तो आप फैसला नहीं ले पाएंगे कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट आपको गारंटी दे रहा है कि पहले ही अटेम्प्ट में आपको आईएएस और आईपीएस बनने का सपना दिखा रहा है। हाँ। तो ये जो व्यापार आ गया है एजुकेशन में, हम्म। इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये माफिया राज जो एजुकेशन में आ गया है, जिस दिन एक आईएएस आईपीएस और थर्ड क्लास कर्मचारी का बच्चा भी उस सरकारी स्कूल में जाएगा और बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, जो भी एक बार संवैधानिक पद पर बैठ गया, उसके परिवार का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिसकी नीति उसने निर्धारित की है। तो सबसे पहला कदम मैं ये लूंगा, ताकि भारत के भविष्य को सुधारा जा सके। बेस अगर बच्चे का बन गया, फिर बाद में डालते रहो उसको पब्लिक स्कूल में, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन बेस बच्चे का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और जैसे कि आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा कि बड़े लोगों के बच्चे न्यूयॉर्क, जापान वहाँ तक जाते हैं पढ़ने के लिए, और ये जो लॉरी वाले होते हैं, मोची होते हैं, उन लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। तो और ऐसा बोला आपने कि ये जो भी लोग बाहर जा रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, वो लोगों को भी इधर ही बुलाना चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो बेस पूरा क्लियर हो जाए और वैसा। नहीं, उन उन मैंने सिर्फ ये कंडीशन पॉलिटिशियंस और हम्म। ब्यूरोक्रेट्स जो जी। गवर्नमेंट या तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, हम्म। उनके बच्चे एक बार इधर खींच जाएं। अपने आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल का मजबूत होगा, तो एक बिजनेसमैन भी चाहेगा कि चलो पैसा बच रहा है, वो एजुकेशन जो वहां 9,000 में मिल रही है वो यहाँ 900 में मिल रही है, तो वो क्यों फालतू पैसा वहां खर्च करेगा? हम्म। तो मैंने वो कहा कि अगर उस उन बच्चों को जो सरकारी नौकरी, हम्म। जो ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, उनको वहां जैसे ही पढ़ाने लगेंगे, अपने आप उन स्कूल्स का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। आज आप देखिए हम्म। भारत के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। वहां पर आप 4 रुपए एक बच्चे का बजट है भोजन का। 4 रुपए में क्या आता है? चाय भी नहीं आती है आजकल के जमाने में। हाँ। वहां पर आपको फटी हुई दरिया मिलेंगी, आपको वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे टूटे हुए इमारतें मिलेंगी, वहां कुछ नहीं है। पूरे देश में घूम लीजिए 85%। और ये रिपोर्ट कह रही है, भारत हम्म। के नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की सामान्य हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। और उसी नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। तो ऐसे में देश की गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है आप, इसलिए मैंने कहा कि वो अगर सुधर जाएगा तो बड़े बड़े घरानों के बच्चे भी वहां जाएंगे। उनको हमें फोर्स हम्म। नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक वहां खींचेंगे। जी बिल्कुल। यस यस यस। तो दूसरी चीज की क्या चेंजेस करेंगे एजुकेशन सिस्टम के अलावा, और कुछ? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि एजुकेशन एक हथियार है। जो हम्म। बच्चा एजुकेट हो गया, जिसको नॉर्मल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के साथ साथ उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन को भी डालना, कि आप यदि भारत में पढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप अमेरिका में जॉब करने जाएंगे। हम्म। उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन को इंक्लूड करना, आप जी। यहाँ देश में क्या रह करके कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप यहीं रह के कीजिए जो काम आप हम्म। उनके लिए कर रहे हैं। आज गूगल में देख लीजिए या इंटरनेशनल जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसको संचालित कौन कर रहा है? भारत के लोग कर रहे हैं। हम्म। आज भारत का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। आप एप्लीकेशंस के मामले में देखिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, क्यों नहीं है भारत का कोई ऐसा एप्लीकेशन जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करे?
क्या हमारे पास लोग नहीं है उसको डिजाइन करने वाले? क्या हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं है? इन हम्म, जितने भी एप्लीकेशंस को आज जो लोग संचालित कर रहे हैं वो सब भारत के ही है। लेकिन भारत में डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए कोई महत्ता नहीं है। भारत में रिजर्विंग कैंडिडेट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसलिए भी भारत पीछे जा रहा है। सबको इक्वालिटी, हम हम्म, हर हर दृष्टि से, हर नजर से सबको इक्वालिटी का जब भाव होगा, इसीलिए मैंने कहा एजुकेशन, जो बच्चा पढ़ जाएगा क्या वो देश के लिए काम नहीं करेगा? लेकिन दोनों तरफ से उसको तैयार करना है। वो अपने आप जब वो हम्म, चाहे वो जीएम बनेगा, चाहे वो जूनियर इंजीनियर बनेगा, चाहे वो बिजनेसमैन बनेगा, उसके अंदर एक स्पष्टता का भाव होगा। वो सोचेगा कि हाँ, यहाँ मेरे को कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, देश के लिए ब्रिज बन यस, रहा है, ये यस, देश के लिए एक अस्पताल बन रहा है जहां पर लोगों का इलाज होगा, यहाँ पर मैं कुछ बीच में टांका ना लगाऊं, हेरफेर ना करूं, ये हम्म, देश का भला हो रहा है। तो ऐसी चीजें भी जब एजुकेशन के साथ, अभी आप सामान्य गणित नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जहां आप सामान्य साइंस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हाँ, जहां आप सामान्य विषय नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वहां आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि उनके मन में ये विचार डाला जाए कि आपको कुछ देश के लिए करना है? हम्म, तो सामान्य एजुकेशन के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी है, इसलिए मैंने कहा हथियार एजुकेशन है। हमने एक व्यक्ति को शिक्षित कर दिया, वो 10 को कर देगा। यस, हम्म। जी, ये तो हुई एक इमेजिनेशन की कि अगर आप पीएम या प्रेसिडेंट बन गए तो क्या चेंजेस करेंगे। पर अभी आ जाता है वापस से रियलिटी में। तो और एक टॉपिक जो मेरे माइंड में है कि आपसे, आप जब आपके साथ जब भी मेरा फेस टू फेस ऐसा इंटरव्यू होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इतने साधु संतों के आपने इंटरव्यू किए, बहुत ही सारे साधु संत किए आपने। कुछ साधु संत है जो स्पेन से आए थे, स्विट्जरलैंड से आए थे। जी जी जी। और डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं आप कि उन लोगों की मेंटालिटी क्या होती है? क्योंकि आज क्या है कि जो स्पिरिचुअलिटी है और जो धर्म के लिए जो इम्पोर्टेंस है इंडिया में, जैसे कि हम्म योगा की बात कर ले। कुछ साधु संत ऐसे हैं कि जो योगा को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडिया से, वो इंडिया के ही है, ग्लोबली वो प्रमोट कर रहे हैं योगा को। पर हम्म अभी जो न्यू जनरेशन है वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम योगा नहीं करेंगे, हम जिम में जाएंगे। और जो फॉरेनर्स है वो लोग योगा आज कर रहे हैं कि और भगवान का नाम ले रहे हैं। और कुछ इधर के इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ओरिजिनेशन है योगा का है, स्पिरिचुअलिटी का है, वो उन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों को फॉरेन की स्टाइल फॉलो करनी है। और जो फॉरेनर्स है वो लोग इंडिया में अभी ये कर रहे हैं, इंडिया की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को मिले कि जो साधु बन गए हैं, जो फॉरेनर है और वो साधु बन गए हैं, तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जो मेंटालिटी होती है इंडियन साधुओं की, कि जो हम्म इंडिया के साधु है उनके साथ आप बात करते हैं तो उनकी मेंटालिटी आपने कैसे परखते हैं? और जो फॉरेनर्स, फॉरेन के साधु है, उन लोगों की मेंटालिटी, मतलब वो क्या, मतलब उन लोगों के अंदर की भावना कैसी होती है? देखिए, एक कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। हम्म, और सामान्य और भाषा में कहें तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हम्म, तो ऐसा नहीं है, भारत में भी एक से एक साधु हैं। और आपने जी, बाहर बाहर की बात कही, आपने कहा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि जैसे आज के वर्तमान भारत की यदि बात की जाए तो लोग जिम की तरफ जा रहे हैं, और हम्म, बाहर के जो लोग हैं वो योगा की तरफ आ रहे हैं। हाँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर क्या पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, ये सारी चीजें ज्यादा चलती हैं। वहां रोटी दाल हम्म, चावल कम होता है। भारत में क्या हो रहा है, उनकी मजबूरी है, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है और ये सारी चीजें वहां होती भी नहीं है। भारत में अब ये नया नया ट्रेंड चला है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे बर्गर किंग, इस तरीके की डोमिनोज, हम्म, पिज्जा हट, ये सारी चीजें, तो भारत में भी ये चीजें नई नई आई हैं। तो जो नौजवान है, हमारी आपकी उम्र के जो लोग हैं, वो इसको देख करके बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि ये कोई नई चीज हम्म, है, क्योंकि पहले उन्होंने नहीं खाई है। हाँ, तो बहुत ज्यादा उधर जा रहे हैं, रोटी कम खा रहे हैं, दाल कम खा रहे हैं, चावल कम खा रहे हैं, और जो न्यूट्रिशियस फूड है भारत का उसको कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये चीज ज्यादा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी नया है, वो जानते नहीं है कि हम्म, इसकी असलियत क्या है। बाहर के लोग, उन्होंने पूरी जिंदगी यही खाया है,
तो जब वो यहाँ आकर के दाल रोटी खाते हैं, उनको इसमें बड़ा स्वाद आता है कि असली हम्म, चीज तो ये है। इसी हाँ, तरीके से ये जिम और आपने योगा का जो डिफरेंशिएट किया, बाहर वाले लोगों ने बहुत जिम किया, सालों साल, दशकों, शताब्दियों से वो जिम ही तो कर रहे हैं। हम्म, उनको जब एकदम से योगा मिलता है तो उन्होंने कहा ये अच्छी चीज है, इसमें तो ज्यादा हम्म, कुछ करना भी नहीं पड़ता और मन की भी शांति मिलती है। जिम में क्या है, शरीर की कसरत होती है, योगा में क्या है, मेंटल, और फिजिक, फिजिकल। दोनों चीजें काम करती हैं। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो इस चीज की महत्ता को समझते हैं। भारत के लोग अपनी चीजों को ज्यादा महत्ता नहीं देते, अपनी चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन वो नई नई चीजें ज्यादा अच्छी लगती है ना, कि नया नया मोबाइल आया हो तो सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे रहते हैं, हम्म, और फिर 3-4 महीने बीत जाए, साल हो जाए, तो फिर मोबाइल पड़ा रहता है, कोई नहीं पूछता। हाँ, तो शुरू शुरू का शौक होता है। और ये इतना तो आप शायद मैंने सही जवाब दिया ना, मतलब जो आपने सवाल किया था वही मैंने, कुछ और तो नहीं आ, दे दिया। नहीं, आप बराबर है, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, मैं उसके हाँ बाद में दूसरा क्वेश्चन करूँगा। हाँ। हाँ। दूसरा आपने कहा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो उनके, एक जर्नलिस्ट की यही क्वालिटी है कि उनके अंदर की विचारधारा क्या है उसको हम्म, निकालना, कि आप भारत कैसे प्रभावित हुए, भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी चीजों से आप प्रभावित हुए, ऐसी हम्म, कौन सी चीजें जो भारत की आपको बहुत अच्छी लगती है, या हम्म, क्या आप भारत का कोई मंत्र जानते हैं, क्या आप गायत्री मंत्र जानते हैं। भाई जब आप हम्म, साधु बन गए और आप स्विट्जरलैंड से चले हैं और खुद को साधु सन्यासी कह रहे हैं, पैदल तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो पूछ लेना चाहिए ना कि कुछ जानते भी हैं या बस ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम्म, तो जब वो आदमी आपको सुनाने लगे गायत्री मंत्र, तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि हाँ इसने पढ़ा तो है, ये हाँ, समझ के तो आया है। जहां अगर आप आज दिल्ली चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, आप भारत के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, और बड़े क्या, मैं तो कहता हूँ गांव में चले जाइए, आपको शायद ही कोई बच्चा जो 10वीं 12वीं में हो, कोई ऐसा स्टूडेंट वो आपको गायत्री मंत्र सुना दे, उसने सुना ही नहीं होगा। या आजकल तो जो साधु हैं वो भी नहीं बता सकते, मैं आपको हकीकत बताऊं, ओ, 70% साधु भी नहीं जानते गायत्री मंत्र के बारे में या किसी मंत्र के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मिलावट ज्यादा हो रही। हम्म, तो डिफरेंशिएट यही है कि उनसे परखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भी मजा मारने के लिए आ गए हैं, जो हम्म, अमेरिका से आ रहे हैं या जो जापान से आ रहे हैं, जो चाइना से आके साधु बन रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट है कि हल्का फुल्का उनका एक स्टैंडर्ड है, कि जी, इतना जानता होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसने कुछ पढ़ा है। हम्म, जो आपको सुना रहा है रामायण की चौपाई, जो आपको सुना रहा है कुछ 2-4 मंत्र, और जो आपको 2-4 भजन सुना रहा है, तो आप उसको अजनबी, बहुत ज्यादा आश्चर्य की नजर से देखिए, क्योंकि आजकल नहीं मिल रहे हैं वो साधु जो आपको ये सब सुना पाए। तो अगर एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति सुना पा रहा है आपको, तो आपको हम्म, कहना पड़ेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित तो है। जी, बिल्कुल। और आपके थॉट्स, बहुत सारे साधुओं से मिले आप, बहुत सारा आपने बातें की उन लोगों के साथ, बहुत सारी। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपके अंदर बहुत ही सारा नॉलेज आया होगा, कि जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस अघोरी के साथ किए हैं, स्मशान में जाके आपने वीडियो बनाए हैं, फिर जी बहुत वो नागा साधुओं के साथ आपने बातें की है। फिर कुछ साधु ऐसे हैं कि जिन लोगों का हाथ 14 साल से या वैसे को ऊपर है, और बहुत ही अलग अलग टाइप के साधु संत है। जी। तो वो, आप वैसे एटमॉस्फेयर में है तो आप ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल माइंडसेट तो होगा ही आपका। पर एक ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एक टर्निंग पॉइंट तो आया होगा कि स्पिरिचुअल लेवल पे। तो मेरे लिए हम्म, व्यक्तिगत तौर पर जी, देखिए, स्पिरिचुअलिटी को मैं साइंटिफिक चीजों से जोड़ करके देखता हूँ, मैं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद में विश्वास करता हूँ। हम्म, मैंने पहले ही कहा कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। हम्म, अगर कोई 40 साल से हाथ यूं करके खड़ा है और मैंने उसका इंटरव्यू कर दिया, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उस शख्स से प्रभावित हूँ। हाँ, वो बिल्कुल, तो स्पिरिचुअलिटी जो मेरे अंदर आई, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द लाइट ऑफ ट्रुथ। हम्म, ये महर्षि दयानंद के द्वारा लिखित बुक है, और इस किताब में ये आपको अलग अलग सभी भाषाओं में मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, तमिल,
इन तमाम भाषाओं में ये मौजूद है। और इस बुक में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, साइंस ही है स्पिरिचुअलिटी, साइंस से अलग कुछ नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें। और सारे मजहब, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो आपका खालसा पंथ हो, चाहे वो आपका कबीर पंथ हो, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजन है, या जितने भी रिचुअल्स पूरे विश्व में फॉलो हो रहे हैं, पारसी हो गया, यहूदी हो गया, तमाम है, कम से कम 100 होंगे। उसमें से जो सिलेक्टेड हैं 12 से लेकर के 15 तक, उनकी क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें गलत हैं, क्या उनका मूल है, क्या उनका उद्देश्य है, ये सारी चीजें उस किताब में है। और अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, वो मेरे पास रखी हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। एक मैं जी। ये देखिए, ये वो किताब है, ये वो बुक है, आप देख सकते हैं, लाइट लाइट ऑफ ऑफ ट्रुथ। ट्रूथ। यस। इसका जो हिंदी वर्जन है वो सत्यार्थ प्रकाश का नाम है। हम्म इसका मतलब सत्य, सत्य अर्थ पर प्रकाश, हम्म जो जो रियलिटी है, जो जो सच है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ये पूरी किताब है। और इसमें एक कोट भी बाहर लिखे हुए हैं, वैसे तो कई सारे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ माई राइटिंग दिस बुक इज टू एजुकेट टू ट्रू प्रिंसिपल्स, declare as truth what is truth, and to declare as false what is not true। मतलब हम्म मैंने वही जो आपको हिंदी में कहा, वही इसमें पीछे लिखा हुआ है कि जी। सच जो है उसको सच दिखाना, और जो गलत है उसको गलत दिखाना। आज वो चीजें नहीं हो रही हैं। आज अगर हिंदुइज्म में कोई चीज गलत है तो हम ये सोचते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। जैसे हम्म आजकल बलि प्रथा बहुत ज्यादा चलती है, जी। किसी जीव को मारना मुझे नहीं लगता कि धर्म का हिस्सा हो सकता है। हम्म अगर आप इस्लाम में जाएं तो वहां पर बकरीद वगैरह पे बकरे वगैरह कटते हैं। तो आप अपने धर्म, कौन से ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं किसी की जान लेकर, किसी बेजुबान की? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा ध्यान गया। मैंने कहा कि इन चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अधर्म, जो मैंने शुरू में कहा अंधविश्वास, जो लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं गलत हैं, उन चीजों का बहुत इसमें जो है लिखा हुआ है। और मैं सबको कहता हूँ, आज जितने भी यंगस्टर्स हैं सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, ताकि उनको स्पिरिचुअलिटी के साइंटिफिक एस्पेक्ट समझ में आए। हम्म आजकल की स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज्यादा मिलावट हो गई है कि लोग उससे डरते हैं, हाँ। उससे डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम्म बहुत स्पिरिचुअलिटी में सच भी है, आप उसके सच वाले पक्ष को देखिए, उसको यस। समझिए, उसको पढ़िए। तो स्पिरिचुअल आपने सवाल किया, तो ये वो किताब है। महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छा लिखा है, स्वामी जी ने। और इनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूँ, और बहुत देश के बहुत सारे लोग हैं जो इनके उस पर काम कर रहे हैं। यस, तो ये तो हुई स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपके थॉट्स के बारे में बात। तो हमारा जो सेगमेंट चल रहा था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट इनिशिएटिव। आज तक आपने सबसे बड़ा इनिशिएटिव क्या लिया है। आपका मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन तो अभी नहीं लिया है कोई ऐसा खास कुछ, हम्म क्योंकि जिंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो ये होता है कि अब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना है, समझना है। अभी तक जो भी हुआ वो मैं सोचता था, मन में होता था, वो हो जाता था। लेकिन हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। हम्म वो मेरे को, मैं क्योंकि ऐसा मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि हम्म जो मेरा
11 12 थी वो कॉमर्स स्ट्रीम से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने एक ऐसी फील्ड में करी जो उससे बिल्कुल ही मेल नहीं खाती, मतलब यौगिक साइंस और फिजिकल एजुकेशन। हुँ, उसके बाद मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट हुआ कि जर्नलिज्म में मैं कुछ कर सकता हूँ, जी। क्योंकि मैं बोलता था ही, पब्लिक स्पीकिंग करता ही था। तो अब ग्रेजुएशन के बाद मैं कन्फ्यूज़ हो गया बहुत ज़्यादा कि मैं मास्टर्स यौगिक साइंस और इन इसमें ही करूँ या मैं जर्नलिज्म की फील्ड में जाऊँ। हुँ, और जर्नलिज्म में भी जाऊँ तो मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ? इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। मतलब मानिए कि 2 नाव चल रही हैं और दोनों में मेरे पैर थे और ऐसा हुँ, लग रहा था कि दोनों ही डूबने वाली हैं और अब मैं भी नहीं बचूँ। तो उस समय मेरा सबसे ज़्यादा टफ डिसीज़न मैं उसे मानता हूँ कि रहा। हुँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीज़न मैंने सही लिया जो मैंने जर्नलिज़्म को चूज़ कर लिया। नहीं तो बहुत दिन तक चूज़ करने के बाद भी यूनिवर्सिटी जॉइन करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी। जिसमें ग्रेजुएशन करी थी उसी में मास्टर करना चाहिए था। ये क्या कर दिया? पता नहीं हाँ। कुछ इसमें स्कोप होगा या नहीं होगा, कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा लगता था, तो यही टफ डिसीज़न था। जी। So yes, we are at our last segment, that is your vision. तो विजन क्या है आपका? आगे क्या करना है आपको? व्हाट इज़ योर ड्रीम्स? व्हाट इज़ योर विजन? देखिए, ड्रीम और विज़न की अगर आप बात करेंगे तो मेरा विज़न एक ही है। मुझे कुछ डिफरेंट भी करना है और मुझे सोसाइटी में एक तरीके की अवेयरनेस भी देनी है, चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मेन मोटिव जो मेरा था अभी भी वही है। हुँ, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मैंने एक कंटेंट डिज़ाइन करा था कि जो समाज में, जो सोसाइटी में कन्फ्यूजन्स हैं, उसको वॉश आउट करना है, जो फेक चीज़ें हैं, उसको खत्म करना है, तो विज़न अभी भी वही है। भले ही थोड़ा-सा एक रास्ता बदला है, लेकिन मंजिल वही है, हाँ, पहुँचना मुझे वही है अभी भी। ये बिल्कुल ना समझा जाए कि मैं अगर मैंने रास्ता बदल लिया है तो मंजिल भी बदल जाएगी। मंजिल भी वही है और मेरा विज़न यही है कि सोसाइटी में एक तरीके से पॉज़िटिव चेंज, लोगों में अवेयरनेस हर चीज़ को लेकर के। मैंने जब एजुकेशन की बात की तो मैंने ऐसे ही नहीं कही। आज आप बड़े-बड़े जो स्कूल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पब्लिक और बहुत ज़्यादा पैसे, बड़ी मोटी फीस लेने के बाद जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हुँ, वहाँ भी बच्चा पूरी ज़िंदगी पढ़ने के बाद जब वो ये तक पढ़ लेता है कि वेयर वी शुड थ्रो गार्बेज और आंसर हाँ, एग्जाम में लिख के आता है डस्टबिन, हुँ, नंबर भी मिल जाते हैं 100 में से 100, और उसके बाद भी जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो किसी भी कूड़े को डस्टबिन में ना फेंक करके कहीं भी फेंक देता है। हुँ, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने एक उदाहरण मात्र दिया, जी, ये मैंने एक उदाहरण मात्र दिया। हर चीज में जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आज जो विद्या के मंदिर हैं, जहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ सबको एक श्लोक, आपने जो स्कूल की डायरी होती है, उस पर लिखा होता है संस्कृत में, विद्या ददाति विनयम। हुँ, विद्या यानी कि शिक्षा जो है, वो इंसान के अंदर सहजता का भाव लाती है, विनयता का भाव लाती है। लेकिन आज क्या ऐसा प्रैक्टिकली देखा जा रहा है? जो जितने ज़्यादा पढ़ गया, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला हो गया, उसकी वाणी में, उसकी ज़ुबान में, उसकी आवाज़ में उतनी ज़्यादा कड़कता आ गई। हुँ, विनय जो है, उसकी सहजता है, वो उतनी खत्म होती जा रही है। हुँ, इसका मतलब क्या है? आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहे, क्लास में बच्चों को रटाते रहे कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रता जन्माप्नोति धनाद्वम ततः सुखम। लेकिन आप उसी क्लास में हर बच्चे को कह रहे हैं, हर बच्चे को, हर स्कूल की आज यही कहानी है, हर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन की आज यही कहानी है कि आपको कुछ भी करके, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को ये कहा जा रहा है कि अपने से हटकर 49 से आपको इतना कॉम्पिटिशन करना है कि कुछ भी करके उससे आगे बढ़ना है। जी, तो ये ये कॉम्पिटिशन पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव कॉम्पिटिशन है। आपको हुँ, कॉम्पिटिशन करना है, आप अपनी एम्बिशन से करिए।
आपको क्या जी। करना है? अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे एक अच्छा स्पोक पर्सन बनना है, तो मैं हुँ, उन लोगों से कॉम्पिटिशन ना करूँ जो पहले से अच्छे स्पोक पर्सन हैं। मुझे खुद से यानी खुद का एम्बिशन कि मुझे उतना अच्छा बनना है और जितना अच्छा बनना है खुद उससे कॉम्पिटिशन करूँ, उससे कम्पीट करूँ, ना कि जी। अपने पड़ोसी से, ना कि अपनी फील्ड के किसी दूसरे आदमी से। क्योंकि उससे आदमी के मन में एक घृणा का भाव, एक हुँ, वैमनस्य का भाव, एक अशांति का भाव आता है और उसके प्रति गलत नज़रिया बनता है कि इससे कुछ भी करके इसको हराना है, चाहे उसको मारना हुँ। क्यों ना पड़े। आज ये भावना, हाँ, इस विचारधारा जी, को बदलना है, हर फील्ड जी। में, एजुकेशन में ही नहीं, आप हर सेक्टर में शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान हर क्षेत्र में आज यही हो रहा है। आज चीज़ों को महलों में तो सजा दिया जाता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता हुँ, है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में क्या है? फील्ड में वो चीज़ें नहीं उतर रही है, तो ग्राउंड ज़ीरो पे वो प्रैक्टिकली हाँ। इम्प्लीमेंट तो हो कम से कम जो आप 12 साल स्कूली शिक्षा लेकर के निकल रहे हैं, तो हुँ, खाली हाथ क्यों निकल रहे हैं? कुछ जी, जी। लेके निकल हर फील्ड में मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए और अगर एक इंसान को भी हमने गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर के आ गए तो हम समझना चाहिए कि हमारा जीने का और इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य था वो सार्थक हो गया। एक इंसान भी, बिल्कुल, मैं बहुत बिल्कुल। बड़ी बात नहीं करूँगा, एक इंसान भी अगर सही रास्ते पर हम ले आते हैं तो जीवन का उद्देश्य सार्थक मानिए। हुँ। जी तो यस बहुत ही सारी बातें हुई हमारी पॉलिटिकल बातें हुई स्पिरिचुअल बातें हुई कुंभ की बातें हुई यूट्यूब चैनल की बातें हुई यूट्यूब कंटेंट पे बातें हुई गौतम जी की पर्सनल लाइफ स्टोरी भी हमने सुनी उनके बहुत ही सारे विचार सुने बहुत मतलब बहुत ही सारी चीज़ें हमने ये पॉडकास्ट में ये हमारे 33rd पॉडकास्ट में कवर की है तो यस इसी के साथ हमारा ये जो 33rd पॉडकास्ट है द इनिशिएटर्स का गौतम खट्टर के साथ जो कि है एक जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर वो यहाँ इधर ही ख़त्म होता है और बहुत ही सारे पॉडकास्ट अभी आने वाले हैं ये जर्नी हमारी चालू है गौतम जी की चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं उसके ऊपर और ये ऐसे ही इनिशिएटर्स को देखना है आपको सुनना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्पॉटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट जैसे 7 अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हमारा ये पॉडकास्ट है तो वहाँ पे आप सुन भी सकते हैं और आपको ऐसे रिकॉर्ड भी करना है पॉडकास्ट हमारे साथ अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है वो शेयर करना है पूरे वर्ल्ड के साथ तो हमें ईमेल कर दीजिए vidainitiators@gmail.com पे और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच गौतम जी हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए एक बिल्कुल मैं भी एक मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को जो आपको लगातार सुन रहे हैं और आगे जो नए सुनने वाले हैं कि सवाल जवाब करने जी और ऑनलाइन क्योंकि अभी कनाडा में भी हैं और वर्ल्ड वाइड ये लोगों को लाते रहते हैं वैश्विक स्तर पे तो आप सभी इनको जी जान से सपोर्ट कीजिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं यही कहना चाहूंगा चैनल को हो सकता है जितना सब्सक्राइब करें अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि जो हेल्दी डिस्कशन ये अच्छे अच्छे लोगों के साथ ला रहे हैं उससे आपको भी उनकी लाइफ स्टोरी से कुछ फायदा हो बिल्कुल सके तो जरूर कर लें और आखिरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष जी आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मुझे इनवाइट किया बहुत बहुत शुक्रिया यस थैंक यू सो मच इधर आने के लिए और हमें हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आप भी आज तो एक इनिशिएटर थे ही पर आज एक बन भी गए हैं 33rd इनिशिएटर ऑफ द इनिशिएटर सो आप ऐसे बोल भी सकते हैं अब तो कि यूट्यूबर पॉडकास्टर एक्सीडेंटल यूट्यूबर एंड इनिशिएटर तो जी जी यस थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय हिंद जय भारत जय भारत